प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट. आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट में स्वागत. चलिए नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण लाइव क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो हम आपको इसके पहले क्लास में ज़रा गौर कीजिएगा. आप इसके पहले क्लास में मैंने आपको 2011 का क्वेश्चन करवाया था. लघु उत्तरीय प्रश्न याद कीजिए जरा सा. लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने करवाया था. कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, आज उसको हम सॉल्व करेंगे. और जो भी छात्र न्यू कमर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा. तो चलिए आज शुरू करते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न. जहाँ तक मैंने पिछले क्लास में कर लिया था उससे हम आगे बढ़ते हैं. सही है. चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर आपका 10 है. आपका गौर कीजिए. क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ, 9 तक हम कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 में 2 क्वेश्चन. ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमको बतलाइए कि Cd+2 आयंस क्यों आपका व्हाइट इन कलर होता है. व्हाइट इन कलर. आपको क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द रीजन. आप रीजन दीजिए कि Cd+2 आयंस दीज आर व्हाइट इन कलर. यह आपका सफेद रंग का होता है. क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? तो अगर इस प्रकार से आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. कुछ नहीं करना है. सबसे पहले कैडमियम हम जानते हैं कि कैडमियम का एटॉमिक नंबर होता है 48. सही है. हम इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं. हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारा है क्रिप्टन 4d10 5s. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सही है. अब हम कैडमियम 48 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कर रहे हैं, तो मेरा ये क्रिप्टन 4d10 और 5s2. अब Cd+2 का मतलब हुआ कि कैडमियम से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिए उनके बाह्यतम कक्षा से. तो जब हम यहाँ Cd+2 से Cd2+2 आयंस करेंगे, इसका मतलब हुआ कि कैडमियम के बाह्यतम कक्षा से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, निकालना है. तो गौर कीजिएगा, जब हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा क्रिप्टन 4d10 बचेगा. इसका मतलब 5s2 का इलेक्ट्रॉन आपका चला गया, क्योंकि हटा दिए बाह्यतम कक्षा से हम दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +2 आयन है. इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका लुप्त है. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डी में ऑलरेडी जो है आपका 5 ऑर्बिटल है. यहाँ आप जानते हैं कि डी में आपका 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन. ये आपका 5 ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन. सब पेयर्ड. पेयर्ड मतलब क्या? युग्मित. आप देख रहे हैं क्या, डी में 5 ऑर्बिटल और सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ आपका टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड. ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड. तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या होता है कि जिस भी तत्व में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के फलस्वरूप यदि आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और उसके कक्षा जो है आपका वो पूरा भरे हुए हो, पेयर्ड हो, इसका मतलब हुआ कि वह आपका व्हाइट इन कलर हो, यानी वह आपका सफ़ेद रंग का हो. तो अगर पूछ देगा कि क्यों यह व्हाइट कलर का होता है, तो यहाँ आप यही रीजन दीजिएगा, क्योंकि कैडमियम +2 आयंस के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पेयर्ड होते हैं. पेयर्ड मीन्स युग्मित होते हैं,
और यही कारण है कि कैडमियम +2 आयंस जो भी हैं वो आपका सफ़ेद रूप में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में बी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बतलाइए आप कि H3PO3 यह आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, जबकि H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। कहता है कि कारण हमको बतलाएं कि आपका H3PO3 आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, जबकि H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। क्या कारण है? कारण दीजिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि H3PO3 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट while H3PO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए कारण जानते हैं कि आखिर इसका क्या कारण। ठीक है, चलिए ऊपर वाला तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां अगर हम H3PO3 का अगर हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, H3PO3 में हम यहाँ H3PO4 या H3PO3 का हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हाइड्रोजन का 1 होता है और जिसका निकालना है उसको हमने X माना, और ऑक्सीजन का -2 गुना 3 और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का योगफल 0। तो इस प्रकार से X बराबर हो गया आपका कितना +5। सही। अब आप यहाँ गौर कीजिएगा कि ये फास्फोरस आपका ग्रुप 15A का तत्व, फास्फोरस जो है ये आपका ग्रुप 5A का तत्व, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +5 तक जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से लेकर +5 तक बढ़ सकता है, +3 से लेकर +5 तक बढ़ सकता है, यानी ये इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए यह आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर आप H3PO4 का बात करते हैं, H3PO4 का, तो इसमें फास्फोरस का यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो आप कहिएगा 1 गुना 3 जो जिसका निकालना है -2 गुना 4 और टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहाँ हम X अगर निकालना चाहें तो +5। आप देखिए कि ये आपका +5 से नहीं बढ़ सकता, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी यहाँ +3 से +5 हो सकता है, दैट्स व्हाई इट्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है, यह बढ़ नहीं सकता है। इसी कारण से यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और यह आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह का। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं कि क्यों ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जितना भी था वो टोटल आपका खत्म हो गया। सही है, यानी कि आपका जितना भी था लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का वो टोटल खत्म हो गया। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ, मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है
कि फेरो 12 नंबर का क्वेश्चन गौर कीजिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मीन्स 5 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 का क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बतलाइए फेरोमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक में क्या अंतर है। सबसे पहला तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का ए है कि बतलाइए, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि पारामैग्नेटिक से आप क्या समझते हैं। पारामैग्नेटिक का मतलब हुआ कि पारामैग्नेटिक का मतलब ही हुआ अनुचुंबक। याद कीजिएगा जरा, पारामैग्नेटिक का मतलब ही हुआ अनुचुंबक, और अनुचुंबकीय का मतलब याद कीजिए, हम आपको सॉलिड स्टेट में भी बतलाए हैं कि पारामैग्नेटिक आर दोज सबस्टांस विच आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, वैसे पदार्थ को हम पारामैग्नेटिक कहते हैं। यानी कि पारामैग्नेटिक विच आर वीकली attracted in magnetic field, attracted in magnetic field, यानी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होता है उसे पारामैग्नेटिक कहते हैं। अब रही बात कि अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि बतलाइए भाई व्हाट इज द रीजन फॉर पारामैग्नेटिक, अगर डी में मान लीजिए 5 बॉक्स है तो आपको ये बताना होगा दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें पारामैग्नेटिक गुण उतना ज़्यादा होगा। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई भी अगर पारामैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करता है तो इसका एक ही रीजन है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें पारामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा हो। तो कहने का मतलब हुआ कि आप लिख सकते हैं कि paramagnetic character is directly proportional to unpaired electron, यानी कि जितना आपका होगा उतना आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो भी है। तो कहने का मतलब हुआ कि पारामैग्नेटिक जो है वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का सीधा समानुपाती है। तो कहने का मतलब हुआ कि पारामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर एग्जामिनेशन में आ जाएगा, पहला नंबर का क्वेश्चन है कि पारामैग्नेटिक और लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक में क्या अंतर स्पष्ट करें, तो आपको लिखना है वैसा पदार्थ विच आर वीकली अट्रैक्टिव, जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, वैसे पदार्थ को हम पारामैग्नेटिक कहते हैं। सही है। और इसका मुख्य कारण दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कोई पारामैग्नेटिक प्रदर्शित करता है। और जिसमें जितना ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसमें पारामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर? इसी में आपका आगे है कि व्हाट डू मीन बाय द फेरोमैग्नेट। इसी में है आपका कि फेरोमैग्नेटिक से आप क्या समझते हैं। इसी 12 नंबर का बी नंबर में इसी में है आपका कि बतलाइए भाई फेरोमैग्नेटिक जिसको हम कहते हैं लौह चुंबकीय। फेरोमैग्नेटिक का मतलब ही हुआ लौह चुंबक। तो
कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। स्ट्रांगली मतलब क्या? तेजी के साथ। मीन्स सम ऑफ द सबस्टांस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दो सबस्टांस आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, दीज आर द एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ये ऐसा पदार्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होने के कारण ये आपका जो है, इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र से हम हटा भी दें फिर भी इनमें चुंबकीय गुण उपस्थित होगा, इसीलिए इनको हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें आपका चुंबकीय आघूर्ण का जो संरेखन है, डायरेक्शन, वो सब एक जैसा है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो यहाँ आपका सब का डायरेक्शन एक जैसा है। सब या तो ऊपर होगा इस तरह से, सब आपका ऊपर होगा इस तरह से, आपका सब का डायरेक्शन ऊपर। तो कहने का मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण का डायरेक्शन मतलब दिशा। तो कहने का मतलब ये पहला नंबर का दीर्घ उत्तरीय में पहला क्वेश्चन था कि बतलाइए व्हाट डू यू मीन बाय पारा मैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय किसे कहते हैं और फेरोमैग्नेटिक किसे कहते हैं। सही है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि सेल रिएक्शन दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि सेल विभव की गणना करें, इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ। अब जरा सा गौर कीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं जरा सा इसी में, अथवा में है क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, जरा गौर कीजिएगा। ईएमएफ से है, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, ईएमएफ निकालने के लिए कह रहा था। आपको करना क्या है, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, दोनों का विभव दिया हुआ है, दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको खाली माइनस कर देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है आपको ZnS है, ZnS है, फिर ऑब्लिक है ZnSO4 है, एक्वस ऑब्लिक है, फिर कॉपर सल्फेट है, एक्वस, फिर ऑब्लिक है CO। आपको कह रहा है कि ईएमएफ निकालना है और दिया हुआ है E0 CU + 2CU का विभव दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट और E0 Zn +2 का दिया हुआ है -0.76। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, मुजाबानी बनाने वाला क्वेश्चन, आपको खाली घटा देना। क्या कह रहा है, आपको ये सेल रिएक्शन दिया हुआ। वैसे भी आप जानते हैं कि दाहिना तरफ जो है वो आपका रिडक्शन होता है, दाहिना तरफ आपका रिडक्शन होता है। याद कीजिएगा, ये दिख नहीं रहा है ऊपर आपको, यानी कि इस तरफ आपका होता है रिडक्शन और इस तरफ होता है ऑक्सीडेशन।
सही है। ऑक्सीडेशन यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि बायां तरफ ऑक्सीडेशन और दाहिना तरफ रिडक्शन। हमको कह रहा है कि सेल का ईएमएफ निकालना। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या, तो कुछ नहीं करना है। ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। घटा देना है हमको, कुछ नहीं करना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर, और ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2। देखिए दोनों का विभव दिया हुआ है, कॉपर का दिया हुआ है 0.34 माइनस 0.76, दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो अगर जोड़िए तो 6 4 10, 7 3 10 1 11। कहीं भारी क्वेश्चन नहीं था, आपको सिर्फ घटा देना था तो आपका निकल जाता। तो आपको दोनों का विभव दिया हुआ था, आपको करना था क्या, ईएमएफ सेल का निकालना था। दोनों का विभव में ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन करके इस तरह से आप निकाल लेते, कहीं दिक्कत वाली बात। सही है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये था आपका क्वेश्चन। तो चलिए भाई आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे में फिर हम मिलेंगे आपको इससे आगे का क्लास लेके। अब लास्ट ही है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और जो भी हमारे न्यू कमर जुड़ रहे हैं भाई उससे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग। चलिए भाई सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।